प्रैक्टिकली हमारे लोड के अंदर ना कभी प्योर रेजिस्टेंस हुई है, ना कभी प्योर इंडक्टेंस हुई है और ना कभी प्योर कंडक्टेंस हुई है, कैपेसिटेंस हुई है। हमारा हमेशा लोड तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। हमारे सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस भी पाई जाती हैं, हमारे सर्किट के अंदर इंडक्टेंस भी पाई जाती है, हमारे सर्किट के अंदर बैक वक्त कैपेसिटेंस भी मौजूद होती है। अब लोड का तनासब कितना कितना है उसके मुताबिक ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल बनता है लोड का कितना तनासब है। अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का असर ज्यादा होता है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जिसको रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ठीक है। अब कैपेसिटिव सर्किट की मज़ामत कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है, इंडक्टिव सर्किट की मज़ामत इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है, जिसको XL से ज़ाहिर करते हैं। और जो कैपेसिटिव सर्किट इसकी जो मज़ामत होती है उसको XC से ज़ाहिर करते हैं, उसको XC से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, तो इन दोनों को कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को वेक्टर सम को हम रिएक्टेंस, सिंपली एक रिएक्टेंस कह देते हैं। तो बेसिकली दो तरह की ऐसी सर्किट में मज़ाहमतें होती हैं। एक रेजिस्टेंस होती है जो रेजिस्टिव लोड की रुकावट होती है, एक कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड की रुकावट जो होती है उसको रिएक्टेंस कहते हैं, उसको रिएक्टेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्किट में असर किस चीज का ज्यादा है। अगर तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का असर ज्यादा है, ये एंगल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये एंगल जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा हमारा पावर फैक्टर उतना ही लो आएगा, सर्किट की एफिशिएंसी उतनी ही कम आएगी। हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो एंगल है ये कम से कम हो, यहाँ तक बस इतना सा हो, यानी कि ये कम से कम हमारा एंगल हो। कॉज की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो यूनिटी के करीब होगा। अगर कॉज 90 की तरफ चला जाएगा तो वो जीरो कर देगा, हमारी पावर को सारी को जीरो कर देगा। तो जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला एसी सर्किट होता है, इसमें रेजिस्टेंस की वजह से करंट वोल्टेज इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो इंडक्टर का एक फैक्टर पाया जाता है उसकी वजह से ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। रेजिस्टिव असर की वजह से ये एंगल 0 to 90 बनता है। जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें देखें करंट और वोल्टेज के दरमियान कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। और रेजिस्टिव सर्किट के दरमियान 0 का एंगल है, एंगल कोई नहीं है, बिल्कुल इनफेज है। मैक्सिमम एफिशिएंसी रेजिस्टिव सर्किट में हासिल होती है और इसमें 0 एफिशिएंसी हासिल होती है। अगर इन दोनों सर्किट्स को आपस में मिला दिया जाए या किसी सर्किट में दोनों चीजों का असर पाया जाए तो करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाला एंगल 0 से 90 के दरमियान किसी भी एंगल से बन सकता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा ये एंगल कम से कम हो, एंगल 15, 16, 18, 25 या 30 तक हो, जिससे हमारा पावर फैक्टर 0.8, 0.85 या 0.9 आए। ये हमारी कोशिश होती है। ये एक आरएन सर्किट की खूबियात होती है। अब इसकी अगर वेव फॉर्म को देखें तो देखें वोल्टेज 90 डिग्री पे है, करंट उनसे 90 डिग्री पीछे है। करंट अभी 0 पे वोल्टेज है तो करंट -270 पे फिर रहा है, 90 डिग्री पीछे है। यानी कि ये अगर 360 पूरा कर लिया साइकिल वो 270 नेगेटिव पे है। जब हमारा करंट 0 पे आता है तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे चले जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा है कि जनाब आली करंट और वोल्टेज के वेव फॉर्म इसका करंट और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हैं। अब अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का असर पाया जाए तो फिर ये 90 डिग्री नहीं बल्कि 0 से 90 के दरमियान किसी एंगल पे भी लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ जाता है। अब लैगिंग पावर फैक्टर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि जिसमें 0.5 आए वैल्यू या 0.4 आए पावर फैक्टर की वैल्यू। तो 0.4 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 किलोवाट एनर्जी पैदा की है तो आपके काम कितनी एनर्जी आई है, 60 किलोवाट या 50 किलोवाट। अब 50 या 40 किलोवाट का जो लॉस है
वो तो आज के दौर में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसे ही है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ऐसे नहीं हो सकता, इसके साथ डेफिनेटली हमें कुछ कैपेसिटेंस ऐड करनी होगी या इसको कैपेसिटर सर्किट बनाना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, एक और सर्किट साथ अटैच करते हैं जिसके अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है। अब इसकी खसूसियात देखते हैं कि कैपेसिटर सर्किट रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो तो इसकी क्या खसूसियात होती हैं। इसको आरसी सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर लोड के साथ कैपेसिटर लोड लगाया जाए, ऐसे सर्किट को आरसी सर्किट कहते हैं। इस सर्किट की पहली खूबी ये होती है कि इसमें उसमें देखें वोल्टेज करंट से लीड कर रहे थे, इसमें कैपेसिटर सर्किट की खसूसियत ये होती है कि इसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो रेजिस्टेंस के अंदर इनर फेज होता है लेकिन इधर 90 डिग्री करंट लीड कर रहा है। अब जो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, जो लैगिंग की तरफ फैक्टर गया होता है, कैपेसिटर सर्किट ऐड करके उसको हम उतना ही लीड की तरफ ले आते हैं ताकि हमारा पावर फैक्टर कितना है 0.85 या 0.9 के करीब, यूनिटी के करीब करीब पावर फैक्टर आ जाए। तो इस तरह से ये कैपेसिटर सर्किट है। देखिए कैपेसिटेंस के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टर सर्किट में करंट वोल्टेज इन फेज होते हैं। तो ये इसकी वेक्टर डायग्राम हमारी बनती है। वेक्टर डायग्राम में बेसिकली 3 कंपोनेंट इंपीडेंस ट्रायंगल के होते हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जो इसी सर्किट की तीनों मज़ाहमतों का वेक्टर डायग्राम या मज़ाहमतों की पिक्चर को शो करती है। एक रेजिस्टेंस सर्किट की मज़ाहमत होती है, उसको वोल्टेज के वेक्टर के बिल्कुल उसी एंगल पे शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। जो रिएक्टेंस होती है उसको वाई एक्सिस पे शो करते हैं, रिएक्टेंस को वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब रिएक्टेंस में 2 चीजें होती हैं, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस लीडिंग पावर फैक्टर काम करती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस लैगिंग पावर फैक्टर फ्राहम करती है। तो यहाँ पे हमने इसको y एक्सिस पे दिखाया गया है रिएक्टेंस को, रेजिस्टेंस को x एक्सिस पे। अब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का वेक्टर सम जो होता है वो किसी भी एसी सर्किट की कुल मज़ाहमत होती है और उसको z इंपीडेंस से शो करते हैं, उसको z इंपीडेंस से शो करते हैं। ये आपके सामने एक इंपीडेंस ट्रायंगल बनाई गई है। किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस रिएक्टेंस किस वैल्यू की है। अब जितनी ज्यादा रिएक्टेंस का असर कम होता जाएगा उतना ही हमारा ये एंगल पावर फैक्टर बेहतर होता जाएगा, ठीक है। ये आप देखें, ये इंडक्टेंस के असर से, इंडक्टिव रिएक्टेंस के असर से ये बहुत ज्यादा लैगिंग की तरफ आया। इतना हमने कैपेसिटर ऐड कर दिया, समझो ये कैपेसिटर ऐड कर दिया, ये सारा किसका था, XL का था फैक्टर। कैपेसिटर ऐड कर दिया, XL का असर इतना सा रह गया जिससे हमारा पावर फैक्टर बेहतर हो गया। कैपेसिटर ने आगे पावर फैक्टर जो नीचे जा रहा था उसको उठाया है, ठीक है। ये पहले XL का असर था, फिर हमने XC के साथ ऐड कर दी, कैपेसिटेंस ऐड कर दी, कैपेसिटेंस ने माइनस किया है इसको, ठीक है, इसने ऊपर उठाया, ऊपर उठा के अब यहाँ पे जो इतना एंगल बनेगा ये बेहतर पावर फैक्टर है। इसकी वैल्यू पे जब हम पॉज लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें बेहतर मिलेगी। इसी तरह अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास पावर फैक्टर की आ गई कि कोई भी इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की रेशो को पावर फैक्टर कहते हैं। cos फाई होता है ना पावर फैक्टर, cos फाई, तो इस पे cos फाई लगाएं, r/z नहीं आ जाना, ठीक है, कायदा बटा वतर। तो ये हमारा पावर फैक्टर की। अब हमारे पास ये दूसरी डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन पावर फैक्टर की हमने ये पढ़ी थी कि किसी भी एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाले कॉज एंगल को, करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाले कॉज एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आ गई कि कोई भी इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के दरमियान बनने वाले एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। और एक और हमने डेफिनेशन यहाँ पे की है कि किसी भी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वेक्टर सम इंपीडेंस कहलाता है, या किसी भी एसी सर्किट में पाई जाने वाली कुल मज़ाहमत को इंपीडेंस कहते हैं। इंपीडेंस की यहाँ पे हम इसी ट्रायंगल की सूरत में यहाँ पे एक और बनाएंगे, Z = R² +
एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये ट्रायंगल का फार्मूला लगा के z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे मसला फीसा बोनस अगर लगाते हैं तो z स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो z का स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर हमने अंडर रूट ले लिया। ये इस तरह लिखा जाना था z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर। अब x के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, x दो चीज़ों का सम है। x किस चीज़ का सम है? x इज इक्वल टू एक्स एल एंड एक्स सी, ये इन दोनों चीजों का वेक्टर सम है। इसका क्या है मतलब है? इन दोनों चीजों का क्या है? वेक्टर सम है। अब पीछे सवाल ये पैदा होता है कि एक्स सी क्या है और एक्स एल क्या है। एक्स सी किसी भी कैपेसिटिव सर्किट की कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस होती है, किसी भी सर्किट, किसी भी रेजिस्टर सर्किट की मुज़ाहमत रेजिस्टेंस कहलाती है, किसी भी कैपेसिटिव सर्किट की मुज़ाहमत कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है, जिसको हम एक्स सी से ज़ाहिर करते हैं एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ये कैपेसिटेंस होती है, ये किसी भी सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह अगर इसको देखें तो एक्स एल यहाँ पे हमने पढ़ा है, ये एक्स एल, ठीक है। ये इंडक्टिव सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, ये बराबर होती है 2 पाई एफ एल। 2 पाई तो ये कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी को शो करता है। एफ किस चीज को शो करता है? जो सर्किट की एसी सर्किट क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी सर्किट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं पड़ी। एसी की तो हमने पढ़ा है ना कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी को शो करता है। एल क्या है? जो सर्किट की इंडक्टेंस है, ठीक है। तो एक्स एल और एक्स सी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इनकी वैल्यूज जब आ जाएंगी, इनका फर्क जो होगा वो x होगा। x के जरिए फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जरिए हम इम्पीडेंस मालूम कर सकते हैं। और एसी सर्किट की इम्पीडेंस जब मालूम हो जाए उससे आप उसके करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू आई जेड जैसे होता है, ठीक है। उधर V इज इक्वल टू आई आर करते हैं, इधर हम इस टोटल सर्किट के वोल्टेज मालूम करने के लिए आई जेड करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम आज हमने डिस्कस किया कि सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर लोड लगा दिया जाए तब उसके क्या साथ आए। हमने देखा कि एक लैगिंग की तरफ पावर फैक्टर गया, वही पावर फैक्टर जब लैगिंग की तरफ गया तो हमने उसके साथ एक कैपेसिटिव सर्किट ऐड कर दिया। कैपेसिटिव सर्किट ने उसी पावर फैक्टर को लीडिंग की तरफ ले गया, जिससे हमारा पावर फैक्टर बेहतर हो गया। ये एक अप्लाइड थ्योरी है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल्स इसी थ्योरी के ऊपर हम बनाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर वहाँ पे हम कैपेसिटर का साइज निकालते हैं कि साइज आपका कैपेसिटर कैसे निकलेगा, वो भी इन्हीं फार्मूलाज से सी की वैल्यू निकलेगी, इसी फार्मूलाज से हमारे इंडक्टर लोड की वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हम कैलकुलेशन करके अपने पैनल्स वगैरह बनाते हैं। और उसके साथ साथ हमने आज डिस्कस किया कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होती है, कि इसी सर्किट की कुल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं, उसकी अपने टर्मिनोलॉजी और उसके फार्मूलाज पे आज डिस्कस किया है। मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा।